हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम द राइज ऑफ जोटीदार्स से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स तक कवर कर लिया था। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ जोटीदार्स। अब जोटीदार्स बेसिकली कौन है? जो रिच पीजेंट्स थे बंगाल के अंदर, उन्हें जोटीदार्स बोलते थे। इन फ्रांसिस बुचानन्स, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। अब ये कौन था? ये एक फिजिशियन था जो कि सर्वे करने आया था और इसको ब्रिटिशर्स ने बुलाया था। सर्वे ऑफ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल, विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिच पीजेंट्स जोटीदार्स। अब जो बुचानन थे उन्होंने एक सर्वे किया दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पर है ये? नॉर्थ बंगाल के अंदर। और वहाँ पर उनको एक विविड डिस्क्रिप्शन मिला, इंफॉर्मेशन मिली रिच पीजेंट्स के बारे में, जिन्हें क्या बोलते हैं? जोटीदार्स। अब इनका कंट्रोल कहाँ कहाँ होता था जोटीदार्स का? कंट्रोल ओवर लोकल ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करते थे, मनी लैंड करते थे, एंड पावर ओवर पुअर्स, मतलब जो पुअर फार्मर्स हो गए उनके ऊपर भी इनकी पावर थी। देन देयर लैंड कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स अधिहार्स एंड गिव हाफ प्रोड्यूस टू इट। अब जो इनकी लैंड थी, जो रिच पीजेंट्स जो जोटीदार्स थे उनके अंडर जो भी लैंड आती थी वो शेयर क्रॉपर्स के थ्रू कल्टीवेट होती थी। अब शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं? एक तरह से टेनेंट्स बोल सकते हैं, जो अपने इक्विपमेंट्स लाते थे जैसे कि प्लफ हो गया ये सब, और प्रोड्यूस करते थे, प्रोडक्शन करते थे। और जो भी प्रोडक्शन होता था उसका हाफ प्रोडक्शन वो जोटीदार्स को दे देते थे। देन विद इन अ विलेज पावर ऑफ जोटीदार्स मोर देन जमींदार्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विलेज के अंदर जोटीदार्स की पावर ज़्यादा होती थी जमींदार्स से। अब जो ये पावरफुल कहाँ पर थे? नॉर्थ बंगाल के अंदर ज़्यादा पावरफुल थे जोटीदार्स। देन जो जोटीदार्स थे वो मोबिलाइज करते थे रियोट्स को। अब रियोट्स कौन होते हैं? जो पीजेंट्स हैं उनके लिए बोला है। एंड डिलीड पेमेंट्स ऑफ रिवेन्यू टू द जमींदार्स। अब जब जमींदार्स के एजेंट्स रिवेन्यू लेने आते थे तो जो जोटीदार्स थे वो रियोट्स मतलब पीजेंट्स को उनके खिलाफ खड़ा कर देते थे और साथ में पेमेंट्स भी नहीं देते थे। ड्यूरिंग ऑक्शन ऑफ जमींदार्स लैंड जोटीदार्स वर परचेजर्स। अब इससे क्या होता था? अब उनको रिवेन्यू नहीं मिलेगा तो ज़मींदार भी ब्रिटिशर्स को रिवेन्यू नहीं दे पाएगा। इससे उनकी जो एस्टेट है, उनकी जो लैंड है वो ऑक्शन हो जाएगी। तो उसी फिर क्या होगा? ड्यूरिंग ऑक्शन ऑफ जमींदार्स लैंड। अब जब जमींदार की लैंड ऑक्शन होगी तो जोटीदार्स ही परचेजर्स होते थे लैंड के। देन अब जोटीदार्स को क्या क्या बोल सकते हैं? एज अ ट्रेडर्स उन्हें जोटीदार्स बोल सकते हैं। मनी लैंडर्स थे जितने भी, लैंडलॉर्ड्स हो गए, विलेज हेडमैन हो गए, रिच पीजेंट्स हो गए, इन सबको जोटीदार्स बोलते थे। अब कुछ जगह पर जोटीदार्स के एक स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं, जैसे कि हावलोदार्स, मंडल्स एंड घंटीदार्स। देन कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, द जमींदार्स रेसिस्ट। मीन्स कि जब ज़मींदार्स की एस्टेट ऑक्शन हो जाती थी, सेल हो जाती थी, तो ज़मींदार्स अपनी एस्टेट्स को कैसे बचाते थे और साथ में खुद को भी कैसे बचाते थे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एग्जाम के अंदर ये टॉपिक पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। जिसमें से फर्स्ट है फिक्टियस सेल, मतलब कि फेक सेल करवाकर ज़मींदार्स अपनी एस्टेट्स को बचाते थे। जिसमें एग्जाम्पल दिया है राजा ऑफ बुर्दवन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से जो राजा था बुर्दवन का, उसने अपनी एस्टेट्स को बचाया था ऑक्शन होने से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाकर ज़रूर देखना। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू वुमेन। अब इस टाइम पर जो वुमेन्स के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स इंटरफेयर नहीं करते थे बिल्कुल भी, तो ज़मींदार क्या करते थे? प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा वुमेन्स के नाम पर कर देते थे, जिससे कि क्या हो, उनकी प्रॉपर्टी में भी कोई भी इंटरफेयर ना कर सके। देन थर्ड पॉइंट है एस्टेट्स वर सोल्ड एट लो प्राइसेस। मीन्स कि जब बार बार ज़मींदार फेक सेल करवाता था तो ब्रिटिशर्स परेशान हो जाते थे, तो फिर वो एट लास्ट क्या करते थे? जो एस्टेट्स थे उनको लो प्राइसेस में ही सोल्ड कर देते थे। बिटवीन 1793 एंड 1801 4 जमींदार्स मेड बेनामी परचेजेस दैट वाज 30 लाख। अब 1793 और 1801 के बीच में 4 बिग जमींदार्स थे बंगाल के, उन्होंने बेनामी परचेजेस किए थे। मतलब कि बिना नाम के परचेजेस, बिना नाम की लैंड खरीदी थी और उनकी वैल्यू कितनी थी? 30 लाख तक। देन न्यू जमींदार्स एजेंट्स वर अटैक्ड बाय लठियाल्स ऑफ फॉर्मर जमींदार्स।
समटाइम रियोट्स हेल्प्ड। अब जो न्यू ज़मींदार्स अपॉइंट होते थे, जो ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे लैंड के ऑक्शन होने के बाद, तो जब ज़मींदार अपने एजेंट्स को भेजता था विलेजेस के अंदर रिवेन्यू कलेक्ट करने को, तो जो फॉर्मर ज़मींदार था, मतलब जो पुराना ज़मींदार था, वो लठियाल्स को अपॉइंट करता था। अब लठियाल्स कौन होते हैं? जो एज अ वॉचमैन खड़े रहते हैं लाठी लेकर। तो जो लठियाल्स थे वो अटैक्ड करते थे एजेंट्स, किसके? न्यू ज़मींदार्स के एजेंट्स पर अटैक्ड करते थे। और समटाइम्स जो रियोट्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो भी जो पुराना ज़मींदार है उसकी भी हेल्प कर देते थे। रूल्स ऑफ रिवेन्यू पेमेंट मेड फ्लेक्सिबल। अब जो रिवेन्यू पेमेंट के जो रूल्स बने थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट के अंदर रिवेन्यू फिक्स्ड कर दिया था, तो वो रिवेन्यू फिक्स्ड की जगह फ्लेक्सिबल हो गया था इस टाइम पर। देन ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, फाइनली जमींदार्स कोलैप्स्ड एंड जोटीदार्स कंसोलिडेट पावर। अब जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1930s के टाइम पर, जब जमींदार्स कोलैप्स्ड हो गई, मतलब जमींदार्स की पावर डिमिनिश्ड हो गई, और जोटीदार्स थे वो उन्होंने पावर होल्ड कर ली। नेक्स्ट सब हेडिंग है द फिफ्थ रिपोर्ट। अब इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, तो वो ट्रेड के पर्पस से आई थी, तो उसको यहाँ पर रिपोर्ट्स बनानी पड़ती थी, जो भी उसकी फंक्शनिंग हो रही है उनके बारे में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा करती थी। अब जिसमें हम जानेंगे फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में। चेंजेस वर डॉक्यूमेंटेड इन डिटेल इन अ रिपोर्ट सबमिट टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जो भी चेंजेस, जो भी रूल्स बन रहे हैं इंडिया के अंदर, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है, जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, उन सबको डिटेल के अंदर रिपोर्ट में लिखा जाता था, और किसको सबमिट किया जाता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इट वॉज द फिफ्थ ऑफ द सीरीज। अब सीरीज चलती आ रही है, फर्स्ट रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट, जिसमें ये फिफ्थ नंबर की थी, ऑफ रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ EEIC। अब जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सब रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन होती थी। अब इसके अंदर फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर 1002 पेजेस थे, इन विच 800 पेजेस अपेंडिक्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसमें क्या कहते हैं? जो पिटिशंस थी, जो रिपोर्ट्स, रिवेन्यू रिटर्न्स जितने भी हैं, और जो भी फंक्शनिंग हो रही है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सब इसमें मेंशन करते थे। Then English East India Company established its rule in Bengal in 1760s। अब ये तो पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सबसे पहले बंगाल में आई थी। उसने अपना सबसे पहले रूल, मोनोपोली कहाँ पर स्टार्ट की थी? बंगाल में, इन 1760s। अब ग्रुप्स अपोज। अब जो ग्रुप्स थे, अब ग्रुप्स कहाँ की बात हो रही है? ब्रिटेन के अंदर जो भी ग्रुप्स थे, इनके अगेंस्ट थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। वो क्यों थे? वो ये चाहते थे, दे वॉन्ट रिवोकेशन ऑफ द रॉयल चार्टर विच गिव्स मोनोपोली टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो ये चाहते थे कि जो रॉयल चार्टर है ब्रिटेन का, वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि वो पावर देता था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना रूल इस्टेब्लिश करने की इंडिया के अंदर। देन कंपनी मिसरूल एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन वर डिबेटेड इन ब्रिटेन। अब जो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर मिस रूल कर रही थी, मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, करप्शन हो रहा था, तो ये सब चीज़ें डिबेटेड हो रही थी ब्रिटेन के अंदर, डिबेट्स चल रही थी इनके ऊपर। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द सीरीज ऑफ एक्ट्स। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया? एक एक्ट पास किया, सीरीज ऑफ एक्ट, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल मनी रूल। तो उसमें क्या था कि वो रेगुलेट करेंगे और कंपनी के रूल को कंट्रोल करेंगे। देन फिफ्थ रिपोर्ट वाज वन सच रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्ट कमेटी। अब जो फिफ्थ रिपोर्ट थी, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपोज्ड की थी, जिसमें भी किसने? एक सेलेक्टेड कमेटी बैठाई थी कंपनी ने, जिसने इस रिपोर्ट को बनाया था। द एविडेंस कंटेन्ड इन द फिफ्थ रिपोर्ट इज़ इनवैल्यूएबल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये इंडियन पर्सपेक्टिव से बताया है कि जो एविडेंसेस थे फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर, जो कुछ भी लिखा गया था, वो इनवैल्यूएबल था। मतलब कि इनवैल्यूएबल क्यों था? क्योंकि अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कुछ भी लिख के भेज रही है, वो सब पॉजिटिव लिख के भेजती थी, उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होता था, इसलिए ये इनवैल्यूएबल है, कुछ काम का नहीं है। रिसर्चर्स केयरफुली एग्जामाइंड आर्चीव्स ऑफ वेरियस बंगाल जमींदार्स एंड लोकल रिकॉर्ड्स टू राइट हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल रूल इन रूरल बंगाल। अब जो रिसर्चर्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने केयरफुली देखा, केयरफुली एग्जामाइन किया आर्चीव्स ऑफ वेरियस बंगाल ज़मींदार्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले,
उन सबको, और लोकल रिकॉर्ड्स थे उन सबको केयरफुली एग्जामाइन किया टू राइट हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल रूल इन रूरल बंगाल। किस लिए एग्जामाइन किया केयरफुली? कि वो हिस्ट्री लिख सके कॉलोनियल रूल की रूरल बंगाल में। देन इंजीनियस मेथड्स यूज्ड बाय जमींदार्स टू रिटेन देयर जमींदारीज। इंजीनियस मेथड्स होते हैं क्लेवर मेथड्स जो कि ज़मींदार्स फॉलो करते थे उनकी ज़मींदारी को बचाने के लिए। जैसे कि जो राजा था बुर्दवन का, उसने कैसे फेक सेल करवाई और अपनी प्रॉपर्टी वुमेन को ट्रांसफ़र कर दी। तो ऐसे मेथड्स ज़मींदार्स यूज़ करते थे ज़मींदारी को बचाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 2 को स्टार्ट करेंगे जिसमें पहाड़ियाज और सैंतल्स की लाइफ को जानेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे क्या होगा मेरे जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड होगी वो आपके पास इंस्टेंट पहुंच जाएगी, और साथ ही में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट के वीडियोज़ लाता रहूँगा।